जैसे प्रत्यय ने आपको बताया और आपको पहले से भी जो सूचनाएं मिली वो है इलेक्शन लिटरेसी क्लब्स, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के वर्जन 2 की शुरुआत। ये वर्जन 2 है क्या? इसका एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, आज नहीं, बिहार के बाद तो बिहार में सफलता मिलेगी तो उसके बाद भी। और वो नाम शायद होगा एपटेक, EPTAC, एपटेक, इलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रांसपेरेंसी अवेयरनेस प्रोग्राम। और इस नाम से इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? कई सालों पहले हमारे पहले के मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के प्रोग्राम की शुरुआत की और कारण था कि भारत के भविष्य के निर्माता जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको इलेक्शन प्रोसेस, उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी आवश्यकता का पूर्णतः ज्ञान भी रहे, संज्ञान भी रहे और विश्वास भी रहे। और उसी कदम में एक और कदम जोड़ते हुए अब हम जोड़ने वाले हैं एपटेक, इलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रांसपेरेंसी अवेयरनेस क्लब्स। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं हमारे कुलपति महोदयगण, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स एंड ऑफ कोर्स ये कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि इसके नायक होने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स। आखिर क्या है जिसके लिए हम दिल्ली से चल के सबसे पहले पटना आते और आपसे संवाद करते हैं? उसका कारण भी बताता हूं। हमारे बचपन में जो भी इतिहास की हम गाथाएं पढ़ते थे वो पता नहीं सब की सब बिहार से ही शुरू होती। चाहे माइथोलॉजी हो, चाहे मां जानकी का प्रकटीकरण हो, चाहे मिथिला हो, चाहे विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र वैशाली हो, चाहे सबसे पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा हो, चाहे गुप्त वंश हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे भारत की सीमाओं पर आने वाले अलेक्जेंडर को रोकने के लिए बिहार की ही शक्ति लगी थी। इसलिए जब हम कल पटना आए थे तो सबसे पहले हमने मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध किया था कि हमें उन जगहों पर एक बार जाने का अवसर दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सीतामढ़ी भी गया था, मैथिली आर्ट सेंटर भी गया था, वैशाली भी गया था और आज नालंदा भी होकर आया। क्योंकि इन चीज़ों का अनुभव किए बिना आपसे संवाद करना शायद मेरे लिए समुचित न होता। कुछ चीज़ें आपको भारत के चुनाव के बारे में वैसे तो पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं और संवाद भी करूंगा आपसे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। कितने मतदाता हैं भारत में? लगभग 95 करोड़, 95 करोड़। 95 करोड़ का अर्थ क्या है? सिर्फ 95 करोड़ बोलने से नहीं लगता। 95 crores is equal to United States of America, Canada, South America, which includes Peru, Argentina, Chile, entire Europe, entire South Africa, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, सबको अगर जोड़ देते हैं सबके मतदाता तो भी 8 करोड़ कम पड़ जाते हैं। इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा और उसके स्तंभ हैं आप।
और पता है ये इतना बड़ा चुनाव कैसे संपन्न होता है? दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट कौन सी है? थोड़ा बोलिए ना। दुनिया की सबसे बड़ी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 65 लाख लोग काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जो एम्प्लॉयमेंट के रूप में जानी जाती है, वॉलमार्ट, जिसमें 20 लाख लोग काम करते हैं। बिहार के लोग गणित में तेज होते हैं। 65 और 20 कितना होता है? 85 का दुगना कितना होता है? 1,70,00,000 और 10 लाख प्रत्यय नगादा हमको देंगे। तो जब हम लोकसभा का चुनाव कराते हैं तो 1,80,00,000 लोग चुनाव आयोग के साथ काम करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है भारत का चुनाव आयोग। और इन 1,80,00,000 जो हमारे पास डेपुटेशन पे लोग आते हैं, उनसे संवाद कैसे होता है? सोचा कभी? मुश्किल है ना? पूरी दुनिया के लिए अचरज होता है। तो जो आपने अभी ECI नेट की प्रेजेंटेशन देखी होगी, ECI नेट की प्रेजेंटेशन देखी थी ना? देखी कि नहीं? किसी ने नहीं देखी? सबने डाउनलोड किया कि नहीं किया? जिन्होंने नहीं किया हाथ उठाओ ना, डाउनलोड कर लीजिए। इसी में जानना है, चाहे iOS में जाओ चाहे एंड्रॉइड में जाओ, ECI नेट को जरूर डाउनलोड करना। पता है कितने डाउनलोड है उसके? आज की तारीख में कितने डाउनलोड है? लगभग 11 करोड़। बिहार के जितने मतदाता हैं उससे कहीं ज्यादा। और दिसंबर तक आते आते चुनाव आयोग ने लक्ष्य रखा है लगभग 30 करोड़, 300 मिलियन। उससे बड़ा शायद ही कोई मतदाता का देश। ECI नेट पर पारदर्शिता के तौर पर कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा होता है, उसका नॉमिनेशन फॉर्म, उसका एफिडेविट, कोई भी पोलिंग स्टेशन जो होता है वहां पर मतदाताओं की सूची, कितने लोगों ने वोट किया वो आंकड़ा, कितने लोगों को कितने वोट मिले वो आंकड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज का आंकड़ा, जितनी चीजें आपको कानूनी तौर से हर नागरिक के पास जानकारी होनी चाहिए, वो आपके ECI नेट पर चुनाव आयोग उपलब्ध कराता है। आखिर ऐसा क्यों? चुनाव आयोग इतनी मेहनत करता क्यों है? भारत के चुनाव, याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग शिक्षा जगत के नायक भी हैं, और जो बच्चे आए हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहने में उनको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। भारत के चुनाव संविधान, चुनाव कानून और चुनाव आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप ही होते हैं, न राइट न लेफ्ट। कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग का कर्मी इसमें कोई भी कोताही नहीं बरत सकता है, और अगर वो कोताही बरतता है तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत भी बनाना है और उसकी रक्षा भी। ये दायित्व मेरा तो है ही संवैधानिक तौर से, लेकिन मेरे साथ साथ आपका भी है। और इसीलिए आज जब हम इस हॉल से जाएंगे तो ये बात मन में बसा के जाएंगे कि ये लोकतंत्र सबका है और हम सबको ही से मजबूत बनाना है। कुछ बातें आपको और बताता हूं। आपने बाहर देखा होगा कि मतदाता सूची कैसे बनती है। एक हॉल है ना, देख पाए कि नहीं? भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में, एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें कि मतदाता सूची हर 12 लाख पोलिंग स्टेशंस की अलग
अलग बनती है और हर पोलिंग स्टेशन की जो मतदाता सूची होती है वो वेबसाइट पर ECI नेट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स देख सकते हैं, हर राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स भी देख सकते हैं। और ये मतदाता सूची बनने से पहले आप लोगों में से कितने कॉमर्स के स्टूडेंट्स हाथ उठाइए थे? कम है। तो आपकी जिम्मेदारी होगी जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको आप बताएंगे ऑडिट क्या होता है। किसी काम को सही या गलत की कसौटी पर परखने को कहते हैं ऑडिट। और साधारण तौर से ऑडिट पोस्ट ऑडिट होता है। जैसे जब आप कार्य कर लेते हो, जब आप निर्णय ले लेते हो, तो उसके बाद फिर ऑडिटर आते हैं, CAG साहब आते हैं और कहते हैं देखिए ये गलती हो गई, देखिए ये गलती हो गई। CAG का कुछ आइडिया है ना, वाइस चांसलर को कुछ तो आइडिया होगा ना। इसको कहते हैं पोस्ट ऑडिट। हर कंपनी में, हर सरकारी संस्था में पोस्ट ऑडिट होता है। लेकिन चुनाव आयोग की मतदाता सूची तैयार करते समय कॉन्करेंट ऑडिट होता है, जिसका मतलब यह है कि जब हर मतदान केंद्र की जब सूची तैयार हो जाती है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, तो सबसे पहले उसको राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अगर भैया कोई गलती है तो बतलाई दे, ठीक करते हैं उसको, क्योंकि गलत मतदाता सूची नहीं बन सकती। और इसीलिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आने से पहले भी हर बूथ की मतदाता सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट से साझा की जाती है। अगर वो कोई गलती उसमें बताते हैं तो उसको सुधारा भी जाता है। इसी तरीके से जब पोलिंग होती है, पोलिंग बूथ देखा था, देखा कि नहीं देखा? इसी तरह से जब पोलिंग होती है तो पोलिंग में जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं और वो इस बात को देखते हैं कि मतदान पारदर्शी तरीके से हो रहा है कि नहीं। अगर कुंदन जी वोट डालने आए हैं तो ये कुंदन जी ही है कि नहीं, इनके बाएं उंगली पे निशान लगा हुआ है, स्याही लगी हुई है कि नहीं। ईवीएम का मॉक पोल करते हैं, सही से चल रही है ईवीएम की नहीं। और आखिर में जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो पोलिंग एजेंट ये भी करते हैं कि जब ईवीएम को सील करते हैं तो वहाँ पे दस्तखत भी करते हैं और कुल कितने वोट पड़े वो एक फॉर्म 17C में लेकर जाते हैं। इससे ज़्यादा कॉन्करेंट ऑडिट किसी भी पोलिंग का दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता है। ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा आपका संवाद तो कभी कभी होगा। ये सारी चीज़ें तो कानून या निर्देशों या संविधान के तहत लिखी होती हैं और आप लोगों को शायद जानकारी भी नहीं होती। तो आजकल जो नैरेटिव्स चलते हैं वो देखकर कहीं आप बहक न जाएं। इसी तरीके से जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग हॉल देखा कि नहीं? काउंटिंग हॉल में भी कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट होते हैं और जब वो सारे आंकड़े चेक कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं, उसी के बाद काउंटिंग का रिजल्ट निकलता है। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया दुनिया के किसी देश में इवॉल्व नहीं हुई। ये कोई मेरी देन अकेले नहीं है, ये 75 सालों से चल रहे विभिन्न चुनाव आयोगों, विभिन्न मुख्य चुनाव आयुक्तों, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के तहत बनी हुई एक सॉलिड प्रक्रिया है। और शायद इसीलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जो 35 जनतांत्रिक देश हैं, जिसमें अमेरिका भी आता है, कनाडा भी आता है, यूरोप आता है, साउथ अफ्रीका आते हैं, साउथ अमेरिका के लोग भी आते हैं, जापान भी आता है, उन सारी 35 लोकतांत्रिक देशों का प्रतिनिधित्व पता है कौन करता है? आपके सामने खड़ा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश। भारत की पारदर्शी प्रक्रिया एक मिसाल
प्रत्यय हमारी बात कह गए, तो इसलिए हम उसको दूसरे तरीके से कहेंगे। विगत बिहार के चुनावों में बिहार ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को राह दिखाई। और पता है कैसे? क्योंकि इसकी अभिव्यक्ति कई बार पत्रों में, टीवी में, सोशल मीडिया में नहीं हो पाती है, इसलिए आपको बताना मेरा फर्ज है। जब आपने विशेष गहन पुनरीक्षण किया, जब आपने मतदाता सूची से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने 5 तरह के लोग हटाए, पता है कौन कौन से? एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट फॉरेनर्स, ASDDF। ये लोग या तो कुछ में से जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, या जिनके पास एक से ज़्यादा आईडी कार्ड थे, या जो विदेशी मूल के थे, और या जो एब्सेंट थे, किसी और बूथ में चले गए, पटना से रोहतास चले गए, दिल्ली चले गए, तो उनका नाम वहाँ के बूथ पर होना चाहिए। तो ये 5 लोग विशेष गहन पुनरीक्षण में हटाए गए। और क्या नारा था? कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना और कोई भी अपात्र मतदाता जुड़े ना। ऐसा क्यों? भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है, मतदान करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। 1950 से है, 26 जनवरी 1950। और पता है क्या लिखा हुआ है? कि अगर आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, 18 वर्ष के ज्यादा बच्चे कौन कौन से? बड़े तो सब हैं। 18 से ज्यादा बच्चे कौन कौन से हैं? हाथ उठाइए ना, बाकी होने वाले। तो तैयार हो जाइए, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। 18 वर्ष से ज्यादा अगर आपकी आयु है और अगर आप उस पोलिंग स्टेशन के आसपास रहते हो जिसके लिए कि कानून संसद बनाएगी, और अगर आप भारत के नागरिक हो, तभी आप वोट डाल सकते हो। लेकिन धीरे धीरे चूंकि अगर नागरिक भी ध्यान न दें, बच्चे भी ध्यान न दें, तो कई लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम भी रह जाते हैं, कई लोग जो शिफ्ट हो जाते हैं उनके नाम भी रह जाते हैं, कई लोग नाम गांव में भी रहता है और शहर में भी रहता है, 2-2 वोट पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें कानूनी अपराध होती है। तो क्या करना चाहिए? सफाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब बिहार में ये काम शुरू हुआ, खैर उसके बाद तो 12 राज्यों में हो गया, 70 करोड़ मतदाताओं का गहन पर SIR हो चुका है, 30 करोड़ का अभी चल रहा है, वो भी 1-2 महीने में समाप्त हो जाएगा। तो जो बिहार ने दिखाया उसको भारत ने सीखा और अमेरिका उसको सीखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की मुख्य चुनाव आयुक्त आई थी जब बिहार में आपके SIR चल रहा था, और उन्होंने हमसे पूछा कि SIR क्या है। तो हमने उनको बताया ASDDF, ये नाम हटाने और बाकी सबके जोड़ने हैं जो 18 साल के ऊपर। मैंने कहा आप कैसे करते हैं? हमने कहा जी हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, हमारे तहसीलदार लोग हैं, हमारे SDM हैं, हमारे DM साहब हैं, हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित लगभग बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं। ये सब लोग ईमानदारी से आप काम करते हैं, आप कैसे सुनिश्चित करते हो, कैसे होगा ये? हमने कहा क्यों, आपको क्या दिक्कत है? तो पता है उन्होंने क्या कहा? ये चीज़ हमारे अमेरिका में हो ही नहीं पा रही, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक कानून बनाया। कानून का नाम जानते हो आप? कभी गूगल करके देखना। हिंदी में अगर कहा जाएगा तो उसको कहते हैं अमेरिका बचाओ कानून। इंग्लिश में कहते हैं US सेव एक्ट। सेव का मतलब होता है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। क्या कहता है ये?
ये एक्ट कहता है कि अमेरिका में प्रतिनिधि लोगों को चुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही वोट कर सकते हैं। और क्या कहता है? और ये कहता है वोट डालने के लिए एक फोटो वाला वोटर आईडी होना चाहिए। पता है अमेरिका में आज तक पास नहीं हो पाया, और हमारे बिहार में खत्म हो गया SIR, हमारे आधे देश में खत्म हो गया, और पूरे देश में अगले 1.5 महीने में खत्म होने वाला है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बच्चों भी तो कुछ बोले हैं। ये भारत है और ये बिहार है। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, नियम और कानून से चलता है। जो आपकी मतदान प्रतिशत रही विगत विधानसभा के चुनावों में, तो जैसे आपके मुख्य सचिव ने बताया, आजादी के से लेकर अब तक सबसे ज्यादा रहे। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि गणित का आंकड़ा है, लोग मतदाताओं की संख्या कम होगी ना, वास्तव में आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मतदाताओं ने भी इस विधानसभा के चुनावों में भाग लिया। और पता है किन देशों से ज्यादा है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, इन सब में 67% मतदान नहीं हो पाता है, और हमारे बिहार में 67.25। गर्व की बात है कि नहीं? एक कहानी और सुना। आप सब लोग, कितने लोग ट्विटर पे हो?